पालीगरों का विद्रोह। पालीगर विद्रोह दो चरणों में हुआ था। पहला चरण 1797 से 1799 के बीच और दूसरा चरण 1801 से 1803 के बीच। यह दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। इस विद्रोह में हम लोग ये देखें कि पालीगर कौन थे और इस विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे और यह विद्रोह कितने चरणों में हुआ था। तो सबसे पहले पालीगर। पालीगर या पल्लई करार, इन्हें पालीगर भी बोला जाता है और पल्लई करार भी बोला जाता है। यानी ये जिले के प्रमुख हुआ करते थे, जिले के प्रमुख सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। इनका जो क्षेत्र था उसे पालेम बोला जाता था। पालेम का अर्थ होता है सैन्य शिविर। तो इस अपने पालेम क्षेत्र में ये लोग राजस्व वसूली करते थे, वहाँ की कानून व्यवस्था देखते थे, न्याय का कार्य भी करते थे और साथ में अपने पास एक अस्थायी सेना भी रखते थे। इनकी नियुक्ति विजयनगर साम्राज्य के समय की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के जो नायक थे उनके अधीन इनकी नियुक्ति की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ तो ये जो पालीगर थे ये धीरे धीरे अपनी एक अर्ध स्वतंत्र स्थिति बना लिए। विजयनगर के पतन के पश्चात विजयनगर के जो अंतिम शासक हैं रंगा राय तृतीय, उनके बाद मदुरै के नायक के अधीन ये पालीगर हुआ करते थे। और विजयनगर के बाद इस क्षेत्र पर मराठों का शासन रहा। मराठों के को पराजित करके मुगलों ने इस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। फिर कुछ समय के लिए मराठों ने बीच में यहाँ अपना शासन स्थापित किया। कुछ क्षेत्रों पर मैसूर का भी जो हैदर अली और टीपू के अधीन भी इसके कुछ क्षेत्र रहे। लेकिन इस काल में भी पालीगर अपनी अर्ध स्वतंत्र स्थिति बनाए रखे। यहाँ राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति थी, अस्थाई तो नहीं था। मुगलों के बाद फिर मराठों ने अधिकार किया, मराठों के बाद फिर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का ये केंद्र बना। तो इस तरह से इस क्षेत्र में एक राजनीतिक अव्यवस्था थी जिसका लाभ इन पालीगरों ने उठाया था और अपनी अर्ध स्वतंत्र स्थिति को ये मेंटेन रखे थे। लेकिन जब कर्नाटक के युद्ध हुए, फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनी के बीच जो 3 युद्ध हुए थे, उस युद्ध की रणभूमि यही बना था, जिसमें कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक में जब मुगलों ने, औरंगजेब ने जब इस क्षेत्र पर जिंजी पर अधिकार किया 1698 में, तब उसने जुल्फिकार खां को कर्नाटक का नवाब बनाया था। फिर आगे चलकर दोस्त मोहम्मद यहाँ के नवाब बने, जिन पर मराठों ने आक्रमण किया, उन्हें मारा। फिर उनके दामाद चंदा साहब को मराठे जो है वो बंदी बना के लेके चले गए। उस अव्यवस्था की स्थिति में हैदराबाद के निज़ाम ने यहाँ अनवारुद्दीन को नवाब मान लिया। यानी ये जो कर्नाटक की नवाबी है ये हैदराबाद की निज़ामी के अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में जब फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनी ने अपना व्यापारिक लाभ के चलते यहाँ पर अपना राजनीतिक विस्तार करना शुरू किया, तब कर्नाटक सबसे पहले फ्रांसीसियों के अधीन था। बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध तक आते आते कर्नाटक पर अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी का एक तरह से प्रभुत्व स्थापित हो गया और ब्रिटिश कंपनी को कर्नाटक के नवाब ने इन क्षेत्रों में, पालेगारों के क्षेत्रों में राजस्व वसूली का कार्य सौंप दिया। तब ब्रिटिश कंपनी ने पालीगरों के अर्ध स्वतंत्र स्थिति पर लगाम लगाना शुरू किया। हालांकि कर्नाटक के नवाब ने भी ब्रिटिश कंपनी की सहायता से 1754-1755 में पालीगरों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। अधिकांश पालीगरों ने ब्रिटिश कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कजाम कुर्ची के गांव के जो पालीगर थे, बीपी कट्टा बोमन, वीर पांड्या कट्टा बोमन, उन्होंने अपनी अर्ध स्वतंत्र स्थिति को नहीं छोड़ा। यानी ब्रिटिश आधिपत्य को वो नहीं स्वीकार कर रहे थे। तब मदुरै के कलेक्टर जैंक्शन ने रामनाथ में उन्हें बुलाया बातचीत के लिए और उसी बातचीत के दौरान ब्रिटिश कंपनी और कट्टा बोमन में झड़प हुई। एक ब्रिटिश अधिकारी घायल हुआ, कट्टा बोमन वहाँ से भाग गए। अंततः बैरन मैन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना ने उनके गांव पंजाम कुर्ची पर आक्रमण किया। कट्टा बोमन वहाँ से भागकर जंगलों में गए।
वहाँ से वो गोरिल्ला युद्ध करते रहे और अंततः वो पुदुकोट्टा में शरण लिए। और कट्टा बोमन के जो विश्वसनीय एक सरदार थे सुब्रमण्यम पिल्लई, वो गिरफ्तार हुए। कट्टा बोमन के भाई, 2 भाई भी गिरफ्तार हुए। पिल्लई को फांसी दे दी गई और कट्टा बोमन के भाइयों को पालम कोटा नामक किले में कैद कर दिया गया। पुदुकोट्टा में कट्टा बामन शरण लिए हुए थे। वहाँ का जो तांड्यान शासक था वो अंग्रेजों का मित्र था। उसने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार प्रथम चरण का जो विद्रोह है 1797 से 1799, जो कि बीपी कट्टा बोमन के नेतृत्व में हुआ था, वह समाप्त हुआ। पालेमकोट्टम में जो उनके भाई बंदी बनाए गए थे, उसमें से उनके एक भाई जो उमेरान या उमेदराई, जो कि गूंगे थे लेकिन एक बहुत ही वीर योद्धा थे, वो दोनों भाई 1801 में कैद से भाग गए और फिर अपने गांव जाकर कुंजम कुर्ची में वो लोग जाकर पुनः विद्रोह को संगठित करने लगे। इस बार एक गठबंधन बना जिसमें शिवगंग के जो मर्दू बंधु थे वो लोग भी थे, यहाँ के ये दोनों भाई थे ही, साथ में मालाबार के शासकों को भी, यानी जितने भी उस क्षेत्र में ब्रिटिश विरोधी सरदार थे, पालीगर थे, उन सबको मिलाकर एक गठबंधन तैयार हुआ और द्वितीय चरण का विद्रोह शुरू हुआ। इस द्वितीय चरण के विद्रोह में ब्रिटिश सेना मैकाले के नेतृत्व में पंजाब कुर्सी पर आक्रमण की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो मैकाले थोड़ा सा रुक गया, अगले एक बड़ी सेना आने का इंतजार करने लगा। बड़ी सेना जो आई वो एग्न्यू के नेतृत्व में आई और उसने पालीगरों को पराजित किया। हालांकि इसी युद्ध में पालीगरों ने क्या किया कि राज्यपालयम नामक शिकारी कुत्ते उनके पास थे, उन राज्यपालयम नामक शिकारी कुत्तों का प्रयोग इस युद्ध में पालीगरों ने किया था। कुछ ब्रिटिश अधिकारी, उनके जो ब्रिटिश सैनिक थे घुड़सवार, उन पर इन कुत्तों ने आक्रमण भी किया था, कुछ घायल हुए थे, लेकिन अंततः पालीगरों की पराजय हुई और ये इनके भाई जो उमेदोराई थे वो शिवगंग में जाकर शरण लिए। अंततः उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको भी फांसी दे दी गई। तो इस तरह से दूसरे चरण का यह विद्रोह भी समाप्त हुआ। अंत में 1801 में कर्नाटक से ब्रिटिश कंपनी ने एक संधि किया और कर्नाटक के नवाब को अपना ब्रिटिश कंपनी ने पेंशनर बना दिया और उस पूरे क्षेत्र पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया, उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। तो ये पालीगरों का विद्रोह था, जो कि आगे के जो दक्षिण भारत के विद्रोह हैं जैसे बेल्लोर विद्रोह, उसको भी इस विद्रोह से प्रेरणा मिली। मालाबार का जो पंचहस्ती का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में भी इस विद्रोह से प्रेरणा मिली।